सभी यहूदी हम्म, इज़राइल की ज़ायनिज़्म के साथ है, ये बात गलत है। हम्म, ज़ायनिज़्म यहूदियों के एक छोटे तबके की राजनीति है। जैसे यहाँ हिंदुत्व और हिंदुइज़्म में फ़र्क जी, है, वैसे ज़ायोनिज़्म और यहूदी धर्म में भी फ़र्क है। तो जो अभी बहुत जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें यहूदी बड़ी संख्या में भाग ले रहा है इज़राइल के खिलाफ। देखिए, इज़राइल का जो सोच है कितना खतरनाक है कि एक तो बाहर से आके बसे, ज़मीनें खरीदी, ब्रिटेन की मदद से वो बेलफोर डिक्लेरेशन 1916 में हुआ, यहूदियों को लाके बसाया गया और फिर उन्होंने इन यहूदियों के बीच में जो ज़ायनिस्ट थे, ज़ायनिस्ट सभी यहूदी ज़ायनिस्ट नहीं है, उनका एक तबका ज़ायनिस्ट है। तो वो लोगों ने ज़ायनिस्ट लोगों ने लगातार बार-बार हमले करके पैलेस्टीनियंस की नाक में दम कर दिया, उनका क्षेत्र कम कर दिया और गाज़ा को एक ओपन प्रिज़न खुली हुई जेल के रूप में रहना पड़ रहा है कि अब इज़राइल को तो माना जाता है कि उसका इंटेलिजेंस, उसकी जासूसी व्यवस्था बहुत मज़बूत है। तो पहले शक मुझे ये आता है कि इतनी मज़बूत जासूसी व्यवस्था के बावजूद हमास ने 3 3 एरियाज़ में युद्ध कैसे किया? ज़मीन पे, हवा पे और पानी पे, तीनों जगह से हमास ने हमला किया। तो ये एक शंका का सवाल उठता है, क्या इज़राइल का सिस्टम इस बारे में जानता नहीं था कि इज़राइल ने इतने यूएन रिज़ोल्यूशंस को वायलेट किया है? और ये समझने वाली बात है कि यूनाइटेड नेशंस के इतने रिज़ोल्यूशंस को इज़राइल क्यों उसको इग्नोर कर सका? क्यों उसने उसकी दखल नहीं ली? उसका मुख्य कारण है कि एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ब्रिटेन, यूरोपीय देश, ये पूरी तौर से इज़राइल के साथ खड़े हैं। हमास इजराइल युद्ध के 1 महीने हो गए। दावा इजराइल ये कर रहा था कि कुछ ही दिनों में समझा देंगे, लेकिन इस युद्ध में दुनिया 2 भागों में बटी है। यूरोपीय देश और अमेरिका एक तरफ इजराइल के साथ है, चाइना, पाकिस्तान, अ, गाजा पट्टी फिलिस्तीन के साथ है। 10,000 लोग तकरीबन मारे जा चुके हैं, आधे उसमें से बच्चे हैं। क्या होने वाला है इस युद्ध को लेकर? फ्यूचर क्या दिख रहा है? यूएनओ में इतने सारे प्रस्ताव इजराइल के खिलाफ पास हो चुके हैं अब तक, तकरीबन 160, लेकिन अभी भी ताबड़तोड़ हमले चल रहे हैं, युद्ध जारी है। क्या होगा, इस बात को समझना बेहद जरूरी है। प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ हैं, उनसे समझते हैं कि अब तक क्या हालात हैं और क्या ये दुनिया 2 खेमों में बटेगी, किस ओर जाएगी ये दुनिया। स्वागत है सर। जी धन्यवाद बोलिए। रतन। जी सर। जी देखिए, वैसे थोड़ा-सा इसका पृष्ठभूमि समझ लिया तो बहुत अच्छा रहेगा कि इस क्षेत्र में जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया कि इज़राइल ने इतने यूएन रिज़ोल्यूशंस को वायलेट किया है और ये समझने वाली बात है कि यूनाइटेड नेशंस के इतने रिज़ोल्यूशंस को इज़राइल क्यों उसको इग्नोर कर सका? क्यों उसने उसकी दखल नहीं ली? उसका मुख्य कारण है कि एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ब्रिटेन, यूरोपीय देश, ये पूरी तौर से इज़राइल के साथ खड़े हैं। और अभी जैसे दुनिया में ध्रुव 2 ध्रुव फिर से इमर्ज हो रहा है। बीच में तो हुआ था, पहले कोल्ड वॉर था, अमेरिका-रशिया, फिर बीच में रशिया का काफ़ी डिक्लाइन हो गया। अब फिर से रशिया-चाइना एक्सिस मोटे तौर पर उभर रही है, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। तो अभी एक तरफ जो है जहाँ हम देखते हैं कि अमेरिका पूरी तौर से इज़राइल को अस्त्र सप्लाई कर रहा है और अभी तक जो लेटेस्ट खबर है 10,000 पैलेस्टीनियंस मारे गए हैं। इसके पहले हमास के हमले में करीब 1200-1300 इज़राइली मारे गए थे और अभी 10,000 इन्होंने मार दिए हैं और गाज़ा में इन्होंने पूरा काफ़ी एनसर्कलमेंट चालू है। अब आगे की लड़ाई का ऐसा है कि हमास तो ख़ैर उस मामले में बहुत कमज़ोर है और इज़राइल के पास तो पूरा एक बैकिंग है वेस्टर्न पावर्स का और अमेरिका की तो चाँदी है, हथियार भी बेच रहा है और अपना उसको जो डोमिनेशन उस एरिया में करना चाह रहा है अरब क्षेत्रों में तेल के कुओं पर कब्जा जमाने के लिए, वो भी उसका उद्देश्य हो रहा है। पर 1 महीने से ये लड़ाई चल रही है और इज़राइल जो इतना बड़ा दावा करता है कि हमारे पास इतनी बड़ी सैन्य शक्ति है, उसके पहले एक और आश्चर्य की बात मुझे लगती है कि अब इज़राइल को तो माना जाता है कि उसका इंटेलिजेंस, उसकी जासूसी व्यवस्था बहुत मज़बूत है। तो पहले शक मुझे ये आता है कि इतनी मज़बूत जासूसी व्यवस्था के बावजूद हमास ने 3 एरियाज़ में युद्ध कैसे किया?
ज़मीन पे, हवा पे और पानी पे, तीनों जगह से हमास ने हमला किया। तो एक शंका का सवाल उठता है, क्या इज़राइल का सिस्टम इस बारे में जानता नहीं था? ये ये शंका उठना स्वाभाविक है, क्योंकि दावा तो ये किया जाता है। दूसरा दावा ये किया जाता है कि इज़राइल इतना सक्षम है कि उसने पहले 2-3 युद्ध में जो हुए, अपनी टेरिटरी को, अपनी भूभाग को 55% से बढ़ाकर 90% तक कर दिया, और जो भी उसने ज़मीन को ऑक्यूपाई किया, उसमें कुछ छोड़ा नहीं कभी भी। तीसरा, इज़राइल की गोल्डा मेयर जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने तो पैलेस्टीन के अस्तित्व को ही नकार दिया। अब देखिए, इज़राइल का जो सोच है कितना खतरनाक है कि एक तो बाहर से आके बसे, ज़मीनें खरीदी, ब्रिटेन की मदद से वो बेलफोर डिक्लेरेशन 1916 में हुआ, यहूदियों को लाके बसाया गया, और फिर उन्होंने इन यहूदियों के बीच में जो ज़ायनिस्ट थे, ज़ायनिस्ट, सभी यहूदी ज़ायनिस्ट नहीं है, उनका एक तबका ज़ायनिस्ट है, तो वो लोगों ने, ज़ायनिस्ट लोगों ने लगातार बार-बार हमले करके पैलेस्टीनियंस की नाक में दम कर दिया, उनका क्षेत्र कम कर दिया, और गाज़ा को एक ओपन प्रिज़न, खुली हुई जेल के रूप में रहना पड़ रहा है। तो इसमें अभी आगे क्या होगा, क्योंकि अभी यूनाइटेड नेशंस ने तो युद्ध विराम का प्रस्ताव पास कर लिया है। इस प्रस्ताव का विरोध अमेरिका ने किया, भारत इसमें चुप बैठा रहा, बहुत शर्म की बात है। और अभी इसके साथ और क्या होगा, चीन और रूस किस प्रकार की नीति अपनाएंगे, ये देखने की बात है। चौथी बात ये है कि इज़राइल अगर ज़मीन के युद्ध में आता है, तो फिर उसके लिए काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि ज़मीनी युद्ध में, जैसे हमारा सबसे बड़ा उदाहरण वियतनाम का है। अमेरिका की जैसे बड़ी शक्ति, उसको वियतनाम के सामने घुटने टेकने पड़े। तो अभी ये सुरंगी युद्ध जो है, ज़मीन का युद्ध जो है, इसमें इज़राइल कहाँ से कहाँ जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स आना बाकी है। पर ये है कि इज़राइल जो चाहता है कि वहाँ से गाज़ा और जगहों से पैलेस्टीनियंस को भगा दिया जाए, कुछ जॉर्डन में भगाए जाएँ, कुछ इजिप्ट में भगाए जाएँ, वो इतना आसान नहीं है उनके लिए। वो, उनके पास बैकिंग तो पूरा है वेस्टर्न पावर्स का, और यूनाइटेड नेशंस की तो वो पूछते नहीं है। तो अभी आगे इसके बारे में और समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि आगे ये इज़राइल का हमला किस दिशा में जाता है। और हाँ, एक बात और भी बता दूँ कि इज़राइल के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू किया है, और ये प्रोटेस्ट में मज़े की बात ये है, या खुशी की बात ये है, ये प्रोटेस्ट में भाग लेने वाले यहूदी बड़ी संख्या में हैं। यानी अच्छा। सभी यहूदी हुँ, इज़राइल की ज़ायनिज़्म के साथ है, ये बात गलत है। हुँ, ज़ायनिज़्म यहूदियों के एक छोटे तबके की राजनीति है। जैसे यहाँ हिंदुत्व और हिंदुइज़्म में फ़र्क हुँ, है, वैसे ज़ायोनिज़्म और यहूदी धर्म में भी फ़र्क है। तो जो अभी बहुत जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें यहूदी बड़ी संख्या में भाग ले रहा है इज़राइल के खिलाफ। तो हुँ। इसलिए ऊँट किस पर बैठता है, ये तो आगे कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। पर एक बात है, इस युद्ध ने जो तबाही मचाई है पैलेस्टीनियन लोगों पर, उसकी कोई सानी नहीं है। हमास ने भी हमला किया, तो 1000 लोग के करीब इज़राइली मारे गए, अब 10,000 ये मारे गए। ये बहुत बड़े संकट की बात है। तो पहला तो कौन आज देखेगा, आज यूनाइटेड नेशंस का तो इतना बड़ा वर्चस्व है नहीं। यूनाइटेड नेशंस ने सीज़फायर कहा, तो इज़राइल सुनने को तैयार नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि भाई, मानवता के हिसाब से पैलेस्टीनियंस को मदद पहुंचाई जाए, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। भारत ने भी एक सिंबॉलिक तरीके से कुछ टन मदद भेजी, पर वो कैसे पहुंचेगी, कहाँ पहुंचेगी, उसके अभाव में ये बताना मुश्किल है। पर पैलेस्टीनियंस की हालत अभी बहुत ख़राब है एक तरफ, और दूसरी तरफ हमास के बहुत सारे योद्धा ज़मीनी युद्ध में इज़राइल को मात देने की क्षमता रखते हैं, ऐसा कई लोगों का अनुमान है। मैं इसमें ज़्यादा एक्सपर्टीज़ से नहीं कह सकता, पर कई लोगों को लगता है कि अगर ज़मीनी युद्ध आगे बढ़ा, तो हमास उसमें इज़राइल की सेना को काफ़ी बड़ा नुकसान पहुँचा सकता है। सर, अगर अरब कंट्री, चाइना, रूस और तमाम देश एक तरफ हो जाए, तो क्या संभावना है? पहली बात तो ये है कि सभी अरब देश इतने खुलेपन से पैलेस्टीनियंस के साथ नहीं आ रहे। हुँ, कई अरब देश जो हैं, वो कई मजबूरियों के चलते, अवसरवाद के चलते, अपॉर्चुनिज़्म के चलते, कईयों ने समझौता कर लिया है अमेरिका से, इज़राइल से,
और जितनी मजबूती से उन्हें पैलेस्टीनियंस के साथ खड़े रहना चाहिए। कुछ 2-4 अरब देश ऐसे हैं जो इतनी मजबूती के साथ पैलेस्टीनियंस के साथ खड़े नहीं हो रहे, और वो एक चिंता की बात है। और आपकी बात सच है कि अगर सभी अरब देश खड़े हो जाएं, चीन अगर साथ दे दे, रशिया उनका साथ दे दे, तो निश्चित रूप से ये एक युद्ध ऐसा रूप धारण कर सकता है जिसमें इज़राइल का भविष्य काफ़ी खतरे में हो सकता है। ये बात भी एक संभावना है, क्योंकि आखिर में इज़राइल तो जो टिका हुआ है, वो हथियारों के बल पे टिका हुआ है। सैन्य उसके पास तो पूरी स्टैंडिंग आर्मी भी नहीं है। यानी उसकी जो आर्मी भी है, वो हमारे अग्निवीर टाइप पार्ट टाइम है। बाकी टाइम अपना काम करते रहते हैं, युद्ध के समय इधर आ जाते हैं। तो और तीसरा, हमास के लड़ाकुओं में एक बहुत बड़ा जज्बा है कि हम पे बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुई है, हमारी ज़मीन से ही हमको बेदखल किया गया है, और जितने भी मानवतावादी कदम थे, उनको हमारे खिलाफ वो हमारे लिए इस्तेमाल नहीं किए गए। तो उनमें एक जज्बा भी बहुत मजबूत है। जबकि इजरायली आर्मी एक ऑक्यूपेशन आर्मी है, ऑक्यूपेशन है ना, जो जिसने दूसरे देश पे कब्जा किया हुआ है। तो आपकी बात ये सही है कि अगर सब अरब देश इस समय पैलेस्टीन के साथ खड़े हो जाएं, और रशिया और चाइना उनके साथ मजबूती से हेल्प करे, तो इसराइल की ये जो चाल है पैलेस्टाइन को ख़त्म करने की, पैलेस्टीनियंस को वहाँ से भगाने की, गाज़ा से और दूसरी जगहों से, वो शायद नाकाम हो जाए। एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बीच में रशिया यूक्रेन युद्ध जो कि बहुत ही लंबे समय तक टिका हुआ है। जी। नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं, वो रशिया गए। अगर नॉर्थ कोरिया की भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं? अगर वो भी वो अलायंस तो इसी अलायंस में होगा अगर इस तरह की गोलबंदी होती है तो। हाँ, देखिए, नॉर्थ कोरिया तो मेरे ख्याल से हमेशा रशिया के साथ ही रहा है या अमेरिका के खिलाफ ही रहा है। जी। नॉर्थ कोरिया का तो मुख्य पॉलिसी है, वो एंटी अमेरिकन है। साउथ कोरिया हुँ, प्रो अमेरिका है। तो अमेरिका। एक एक दूसरा ध्रुव दुनिया में इमर्ज हो सकता है, जहाँ नॉर्थ कोरिया हो, चाइना हो, और अभी अभी यूक्रेन में आप देखिए, यूक्रेन में भी नाटो के चलते, ये यूक्रेन की लड़ाई का मुख्य कारण यही था कि अमेरिका नाटो के माध्यम से उस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बढ़ाना जी। चाहता था, और उन्हें लगा कि भाई रशिया डर जाएगा और हमारा जो डोमिनेशन है, वर्चस्व है, इस क्षेत्र में बढ़ जाएगा। और जैसे हम देख रहे हैं कि वहाँ 1 साल से ऊपर हो गया है, और यूक्रेन के लोगों को बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ रही है, और उनको उनके पीछे जिस प्रकार से अमेरिका वहाँ भी पूरा खड़ा है। अमेरिका वहाँ भी हथियार बेच रहा था, हथियार बेचता है, नाटो का प्रभुत्व बढ़ाता है। तो इसके चलते एक बहुत संकट की परिस्थिति पूरी दुनिया में खड़ी है कि अभी वॉर थिएटर युद्ध का मैदान, ये यूक्रेन से हटकर अभी वेस्ट एशिया में आ रहा है, और उसमें भी हम देख सकते हैं कि अमेरिका का जो रोल है, अमेरिका का रोल उसमें भी वेस्ट एशिया के लोगों को मतलब खासतौर से पैलेस्टीनियंस के खिलाफ एक प्रकार से जो बात कर रहे हैं, वो उस प्रकार का है। अ, इस वॉर का क्या भविष्य होगा सर? दुनिया किस ओर जाएगी? और भारत की भूमिका को कैसे देख रहे हैं? गांधी से लेके अटल बिहारी वाजपेयी ने फिलिस्तीन के सवाल पर बहुत ही क्लियर कट पोजीशन लिया था। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमास आतंकी हमला बोला, उन्होंने कहा कि मैं इज़राइल के साथ हूँ, दूसरी तरफ गाज़ा पट्टी में वो राशन पानी रसद भी भेजा उन्होंने। देखिए, भारत की जो पोजीशन है इसमें, महात्मा गांधी ने तो शुरू में कह दिया था कि जो पैलेस्टाइन है वो पैलेस्टीनियंस का है, और इसराइल वहाँ ज़बरदस्ती से ऑक्यूपाई करके बैठा है। और अटल बिहारी वाजपेयी की एक क्लिप अभी घूम रही है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि इज़राइलियों को पैलेस्टाइन खाली करना पड़ेगा, क्योंकि ये उन्होंने इस पे आक्रमण करके इस पे कब्ज़ा जमाया हुआ है। ये अटल बिहारी वाजपेयी की क्लिप है। अब जब से अभी तक भारत की पॉलिसी ये थी कि पूरी तौर से पैलेस्टीनियंस के साथ खड़े रहना, और मोदी जी के आने के बाद ये पॉलिसी, इन्होंने जो बदलाव लाए हैं, इसराइल से संबंध, इसराइल से दोस्ती, जासूसी, एक्सचेंज और बाकी चीज़ों में जो उन्होंने उनके साथ सहयोग किया है, तो उन्होंने नीति को पूरी तौर से उलट दिया है।
जैसे मैंने कहा उस बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि ये बहुत ही शर्मनाक है कि युद्ध विराम के प्रस्ताव से भारत ने एब्सटेन किया। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। जिस देश में गांधी, नेहरू और इवन वाजपेयी जी तक ने कहा कि भाई ये पैलेस्टीनियंस की ज़मीन है, वहाँ इज़राइल के लोगों को किसी प्रकार का भी समर्थन देना और युद्ध विराम के प्रस्ताव में एब्सटेन करना, ये निश्चित रूप से भारत एक गलत दिशा में जा रहा है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। और एक बात और भी बताना चाहूँगा कि भारत का जो ज़्यादा एक्सचेंज है, वो अरब देशों से है। हमारे कितने लोग वहाँ काम करते हैं, हमारा व्यापार जी, वहाँ कितना बड़ा है। बीच में आपको पता होगा, एक बार उन देशों ने हमारे भारत के व्यापार को बायकॉट किया, तो उससे भारत का कितना व्यवस्था हिल गई थी, वो भी आपको याद होगा। तो अब ये तो बातें हैं कि भारत ने जो पोज़ीशन लिया है, वो हमारी अभी तक की जो नीति थी, उसके पूरा खिलाफ है। अब आगे युद्ध क्या दिशा लेता है, ये ज़्यादातर इस पर आधारित रहेगा कि चाइना और रशिया कितनी मजबूती से पैलेस्टीनियंस के साथ आते हैं, अरब देश कितनी मजबूती से पैलेस्टीनियंस के साथ आते हैं। ये 2 चीज़ों पर इस युद्ध का भविष्य बहुत निर्भर है। एक सवाल और महत्वपूर्ण है सर कि फ़िलिस्तीन में इस युद्ध को लेकर क्या चल रहा है? या वहाँ भी क्या गुटबंदी हो गई है? एक तरफ हमास है, दूसरे तरफ अ, दूसरे तरफ और जो फ़िलिस्तीन के दूसरे भाग में है क्या चल रहा है फ़िलिस्तीन के अंदर? फिलिस्तीन में एक जहाँ तक मेरा मोटा अंदाज़ है, मैं भी खबरों को फ़ॉलो कर रहा हूँ, तो एक तरफ तो जॉर्डन में हिज़्बुल्लाह ने अभी एक जो वार्निंग दी है कि अगर हिज़्बुल्लाह की बात को थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि वो केवल हवाई फायरिंग नहीं कर रहा और उसका इरादा है कि वो पैलेस्टीनियंस को ज़्यादा मदद करे। तो हिज़्बुल्लाह अगर इसमें उतरता है, तो मेरे ख़्याल से पैलेस्टीनियंस की हालत अ, सुधर सकती है, उनको थोड़ी सुरक्षा मिल सकती है और इज़राइल जो है, उसको अपने कदम पीछे हटाना पड़ेगा, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। चलिए सर शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया और जल्दी मिलते हैं आपकी आने वाली किताब पर उस पर चर्चा करते हैं। प्रोफ़ेसर ज़रूर, ज़रूर। राम पुनियानी साहब थे, पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में पुनियानी साहब के साथ उनकी लेटेस्ट किताब पर चर्चा होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, इनके लेखों का संकलन है और अगला एपिसोड इसी पर। शुक्रिया सर, थैंक यू।